चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है गरीबी। गरीबी हर एक एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा समस्या है और आपके देश का भी समस्या है। ठीक है, गरीबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि गरीबी के कई कारण होते हैं और गरीबी निवारण के भी कई उपाय हैं। तो जो आपके राज्य में गरीबी है या प्रति व्यक्ति या पूरे देश में सबसे कम किसका है, तो बिहार का ही है। तो गरीबी का उपाय क्या है, गरीबी से कैसे निकला जाए, ये भी हम लोग सीखेंगे और साथ साथ एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। और गरीबी के पीछे कारण क्या है, क्यों इतना गरीब राज्य है आपका बिहार, ये भी बाद में चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले गरीबी का परिभाषा लिखा हुआ है, गरीबी कहते किसको है। ठीक है, तो सिंपल शब्द में आप कह सकते हैं कि बेसिक जो आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता का पूर्ति नहीं हो पाना ही क्या है, गरीबी है। जो आपका बेसिक नीड है, बेसिक नीड में आप क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान जो आपका बेसिक बुनियादी आवश्यकता है, जब वह आपको पूर्ति नहीं होगा तब आप क्या कहलाएंगे, गरीब कहलाएंगे। और गरीबी का जो निर्धारण होता है समय के अनुसार अलग अलग होगा, अलग अलग जगह की गरीबी का निर्धारण अलग अलग होगा। अगर भारत में भी देखें तो अगर बिहार की गरीबी का अगर निर्धारण करेंगे तो बिहार में जो व्यक्ति का इनकम 5,000 से कम है वो गरीब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आप बिहार में 5,000 से ज्यादा कमा रहे हैं पारिवारिक मंथली, तो आप गरीबी श्रेणी में नहीं आइएगा। लेकिन वही चले जाइए, गोवा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, हरियाणा, फिर आप गरीब हो जाइएगा, क्योंकि वहां का रूम रेंट ही आपको कम से कम जो है 10,000 होगा एक रूम का। अभी मुंबई में चले जाइए तो मुंबई का रूम किराया होगा कम से कम 50,000 रुपया, और बिहार में जो 50,000 कमा लेगा वो सोचेगा हमारा ऐसा कोई है ये नहीं है। नहीं, तो कहने का अर्थ है कि आपका जगह जगह के अनुसार जो है गरीबी भी बदलते जाएगा, उसका आकलन भी बदलते जाएगा। सबसे पहले क्या था कि आदमी को जब रोटी कपड़ा और मकान का सही से उपलब्धता नहीं था तो वो गरीब कहलाता था। अब क्या हुआ कि रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिल ही रहा है, सरकार दे ही रहा है ना आपको, नहीं कुछ तो अनाज तो दे ही रहा है। ठीक है, कपड़ा भी आप पहन ही रहे, इसका मतलब तो आप गरीब नहीं है। कोई भी आदमी तब बीपीएल सूची के अंदर होगा, नहीं होगा, लेकिन है फिर भी है ना। क्यों है, तो समय के अनुसार उसका मापदंड बदल गया। अब क्या है कि शिक्षा भी आपको मिलना है, शिक्षा भी बेसिक नीड है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होना चाहिए, जब आप बीमार पड़े तो अच्छे अस्पताल में इलाज भी करा पाइए, अगर नहीं करा पाते तब गरीब है। ठीक है, तो अब कहिएगा इलाज के लिए भी तो सरकार ने 5 लाख तक का जो ये कर दिया है ना आयुष्मान योजना के तहत, तब तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन क्या होगा कि समय के अनुसार जो आपकी बेसिक नीड पूर्ति होती जाएगी और एक नया नीड बनेगा जो कि बेसिक नीड होगा। ठीक है, तो गरीबी का जो आकलन होगा वो समय के अनुसार बदलता जाएगा और जगह के स्थान पे भी वो बदलता जाएगा। जैसा इनकम होता है उसी प्रकार से एक्सपेंड होता है, खर्च भी होता है। अगर आप सऊदी अरब में जाकर के 50,000 कमा रहे हैं तो कोई बड़का तीर नहीं मार रहे हैं आप कद्दू में। आप क्या कर रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं और इंडिया में, ठीक है, वह 50,000 आपको लगेगा, लेकिन उसके हिसाब से आप बहुत कम कमा रहे हैं वहां के हिसाब, क्योंकि वहां पे आपको रहने में भी खर्च है। अब चले जाइए वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिकी देश है, वहां जब आप चाय पीने जाइएगा तो 1 लाख इंडियन करेंसी दीजिएगा, कैश गिन के तो आपको 1 कप चाय मिलेगा नहीं। एक स्टूडेंट बोला सर वहां जाके भीख भी मांगेंगे तो अमीर हो जाएंगे। बुर्बक, भीख तो मांग लोगे, ठीक है, 1-1 रुपया दिया तुमको बहुत रुपया हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब खाना खाने जाओगे 2-4 करोड़ का तो तुम खाने खा जाओगे नहीं इंडियन करेंसी का। तो जो जैसा देश में इनकम है वैसा खर्च भी है, इस बात को समझिए। इसीलिए हमने बोला कि गरीबी का जो आकलन होगा जगह के अनुसार समय के अनुसार बदलता जाएगा। कभी लोग 20 रुपया कमा लेता था प्रतिदिन में तो एकदम अमीर था वो, अभी 20 रुपया क्या वैल्यू है, 1 कप चाय होता है इंडिया में भी, होता है ना। क्या बोला, 3 कप, चल जाओ ना पटना स्टेशन जंक्शन पे, अब एगो मिट्टी वाला में देता है ना, क्या बोलते हैं उसको, 25 रुपया में देता है। पिएगा पानी वाला चाय तो तुमको तो 5 गो चाय हो जाएगा। चलो देखता है कैसे बोलता है, कहता है 3 गो चाय पी लेंगे 20 रुपया में, पी लो जाके।
तो कहने का अर्थ है कि कभी 20 रुपया का इनकम होता था आपके देश में प्रति व्यक्ति, और अभी क्या है कि 20 रुपया में आप चाय पीते हैं। तो उस समय के अनुसार और अभी के अनुसार अंतर हो गया ना। उस समय 20 रुपया कमाने वाला गरीब नहीं था, और अभी क्या है, 20 रुपया जो कमाएगा पूरे दिन में वो गरीब न होगा, रे महागरीब होगा। तो कहने का अर्थ है समय के अनुसार रुपया का वैल्यू बदल जाता है, जगह के अनुसार भी बदल जाता है। तो इस बात को भी समझना होगा गरीबी को समझने के लिए, और गरीबी कैसे दूर होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, खाली सरकारी नौकरी की तैयारी करने से गरीबी दूर नहीं होगा, उसके भी उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे, गरीबी है क्या। तो गरीबी क्या है, बुनियादी सेवाओं की क्या है, चलो थोड़ा बड़ा कर दिए, तुम लोग को अच्छे से दिखेगा। बुनियादी सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं का उपलब्ध नहीं हो पाना क्या है, गरीबी है। गरीबी उस स्थिति का सूचक है जहां पर व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। मूलभूत आवश्यकता से तात्पर्य यहाँ क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा चिकित्सा से है। अब चिकित्सा को भी ऐड कर दिया गया है, शिक्षा को भी ऐड कर दिया गया है। जो व्यक्ति अच्छा शिक्षा नहीं ले पा रहा है, जो व्यक्ति अपना मेडिकल इलाज नहीं करवा पा रहा, वो अब गरीब है। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान तो सरकारें दे रहा है, मकान भी दे रहा है, इंदिरा आवास के तहत नहीं दे रहा है, तो सबके पास मकान है। रोटी भी आपको दे ही रहा, अनाज 1 रुपये 2 रुपये दे ही देता है नहीं, और प्रत्येक परिवार में जितने सदस्य 5 केजी का देते, उससे ज्यादा थोड़ी खाओगे। जहां तक कपड़ा नहीं देता, इतना तो कोई भी कमा ही लेता है कपड़ा, नहीं तो मांग चांग के भी काम कर लेगा। तो कहने का ये तो बुनियादी आवश्यकता, तो और शिक्षा भी सरकार ही दे रही है। फ्री में आप सरकारी विद्यालय में जाके शिक्षा भी तो ले ही रहे हो, और सरकारी अस्पताल भी है, आयुष्मान भारत योजना भी है, तो यानी सारा कुछ तो सरकार दे ही रही है आपको। तब तो कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, सबको तो मिल ही रहा है, लेकिन गरीब है वो। ठीक है, तो समय के अनुसार परिवर्तन होगा। अब आ जाइए गरीबी के प्रकार। गरीबी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। गरीबी का आकलन 2 प्रकार से होगा, एक आपका सापेक्ष गरीबी होता है, दूसरा निरपेक्ष गरीबी होता है। तो जितने भी विकसित देश होंगे वहां पे सापेक्ष गरीबी होगा, तुलनात्मक गरीबी होगा, और आपके देश में क्या है, निरपेक्ष गरीबी है। आपके देश में एक निर्धारण कर दिया जाता है, एक लाइन, जैसे अगर निर्धारण कर दिया गया कि जिसका प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है, ठीक है, 5,000 रुपया है, उसके ऊपर वाला जो है वह गरीब नहीं है, उससे कम वाला जो है वो गरीब है, यानी वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, बीपीएल सूची में है। यानी जो व्यक्ति 4,999 कमा रहा है वो भी गरीब है, जो व्यक्ति 999 कमा रहा है वो भी गरीब है। सबको फैसिलिटी सरकार उतने देगी, आवास देगी, इसको भी, लेकिन 5,001 रुपया वाले को नहीं मिलेगा। 5,001 वाले को कोई सुविधा नहीं मिलेगा। अंतर मात्र 2 रुपया का, अंतर मात्र कितने का है, 2 रुपया का है। और ये 4,999 वाला सारा फैसिलिटी ले लेगा गरीब वाला, चाहे वह इंदिरा आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत का योजना जो भी है आपका, मेडिकल वाला सब ले लेगा। लेकिन यह व्यक्ति नहीं ले पाएगा, और ये भी इतना ही लेगा जो 4,999 वाला लेगा। फायदा इसको होगा ना ज्यादा, क्योंकि थोड़ा ही गरीब था वो। तो यहां पर क्या होता है कि आपके देश में गरीबी निरपेक्ष निकाली जाती है, एक लाइन बना दिया जाता है कि उससे कम आय वाले सभी लोग बीपीएल सूची के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब आप विकसित देश में जाइएगा, अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, कनाडा चले जाइए, तो वहां सापेक्ष गरीबी होता है। तो वहां देखा जाता है कि कितना गरीब है। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे अगर निर्धारण किया गया 5,000 रुपया, अगर कोई व्यक्ति 4,000 कमा रहा है, कोई व्यक्ति 2,000 कमा रहा है, तो यहां पर जो है 2,000 वाले को ज्यादा फैसिलिटी देगा, 2,000 वाले को ज्यादा फैसिलिटी देगा, 4,000 वाले को थोड़ा कम फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा ही कम है। तो चूंकि वहां की आबादी कम है और लोग भी थोड़ा ईमानदार हैं। भारत के लोग बहुत जो हैं डाटा सही बताते ही नहीं है। घर में सब कुछ है, जब गणना करने वाला आएगा घर पहले लगा देगा, बहुत दिन से लॉक है घर, अंदर में उसके घर में सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, गोदरेज सब रखे हुए हैं। लेकिन जब वो बाहर आएगा गणना करने वाला कहेगा कुछ नहीं है, एगो टूटल का साइकिल है, जबकि उसका जो है कार भी है। और जो बेटा लंदन शिफ्ट हो गया उसका भी नाम लिखवा देगा।
तो बिहार का लोग इस सब में बहुत आगे रहता है, उसको लगता है कि नाम लिखवा देंगे तो हमको सारा फैसिलिटी उसका वाला मिल जाएगा। तो सही से डाटा देगा तब तो पता चलेगा। और आपका देश में जानते हैं जनसंख्या कितनी है, और सही डाटा लोग पेश नहीं करना चाहते हैं, बताते नहीं सरकार को। तो उसमें क्या होता है कि आपका सापेक्ष गरीबी निकालना बहुत मुश्किल है। जिसको है भी इनकम वो भी बताता है गलत तरीका से, जिसको 50,000 इनकम वो भी बोलेगा 5,000 कमाते हैं। ठीक है, बिजनेस करता है, लिखाएगा कृषि से आज 3,000 रुपया प्रति है, कर रहा है बिजनेस, 50,000 का इनकम है, लिखाएगा कृषि से आए 3,000 का महीना, सालाना लिखेगा 50,000। 50,000 तेरा पेट भर चल जाएगा। हाँ, सरकार के सामने सारा गलत डाटा डाल देता है। अब सरकार को समझ में नहीं आता है कि आखिर गरीब है कौन, तो उसने क्या किया कि ऐसा करो एक मापक बना देते, उससे कंबल सब गरीबों सबको उतना ही फैसिलिटी मिलेगा, चावल अनाज जो भी है सबको मिलेगा। ठीक है, तो भारत में निरपेक्ष गरीबी है और विदेश में क्या है, सापेक्ष गरीबी है। वहां तुलनात्मक अध्ययन होगा, तुलना किया जाएगा कितना गरीब है वो, बिलो पॉवर्टी लाइन से कितना नीचे है, तो उतना फैसिलिटी दिया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है, भारत में किस प्रकार की गरीबी है, तो निरपेक्ष गरीबी है। निरपेक्ष मतलब क्या हुआ, विकासशील या अविकसित देश जितने भी वहां निरपेक्ष गरीबी है, जैसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, बुनियादी आवश्यकता पे आधारित होता है। और जैसे विकसित देश हो गया अमेरिका, फ्रांस, तुलनात्मक आधारित होता है, कितना गरीब है। और वहां पे आय में असमानता भी कम होता है। अगर वहां डॉक्टर 5,000 कमा रहा है मान लो, तो जो इंजीनियर होगा वो 4,500 कमाएगा, और लेबर मजदूर 4,000 कमाएगा, बस इतने का अंतर रहेगा, 500,000 का। लेकिन इंडिया में क्या होगा, डॉक्टर कमाएगा 2 करोड़ का महीना, इंजीनियर कमाएगा 20,000 और लेबर मजदूर कमाएगा 2,000। इस तरीका से इतना का डिफरेंस रहता है भारत में। तो जितने भी देश हैं अविकसित या विकासशील, उसमें आय में लोगों में बहुत ज्यादा असमानता होगा। ठीक है, गांधी जी बोलते थे सबका सैलरी सेम होना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वह धोबी हो, चाहे ठाकुर हो, जो हो, सबका कमाई सेम होना चाहिए, क्योंकि सब कर्म कर रहा है। लेकिन उनके सिद्धांत पर यह दुनिया चलना इतना आसान काम नहीं था। ठीक है, पढ़ता है, जीने के लिए पढ़ता है, अच्छे से रहने के लिए पढ़ते हो, काम तो कर ही रहा है ना। देखो पढ़ता क्यों, तुम डॉक्टर हो आराम का काम है, तुम इंजीनियर हो आराम से एसी में बैठ के काम कर रहे हो, बस काम करने में ही तुमको फायदा है, बाकी रुपया सब मेहनत तो वो भी कर रहा है। एक नाई जो बाल काटता है वो भी करता है, जो फर्नीचर बना रहा है वो भी करता है, और एक जो है बिजनेसमैन वो भी कर रहा है, मेहनत तो सब कर रहा है। ठीक है, तो उनका एक अलग सिद्धांत था, अलग महापुरुष ही थे महात्मा गांधी, उनके सिद्धांत है। तो गांधी जी थोड़े बोलते थे पैसा जमा करके जो है रुआब दिखाओ, है गांधी जी का अलग सिद्धांत था, इसीलिए तो गांधी जी के बातों को नहीं माना गया। अगर माना जाता तो देश और कल्याणकारी हो जाता, सुखकारी हो जाता। आज भ्रष्टाचार इतना नहीं रहता। लोग अधिकारी क्यों बनते हैं, लोग डॉक्टर क्यों बनते हैं, क्या उनका सेवा करना उद्देश्य है? तब क्या रहता, सेवा करना उद्देश्य होता, नाम कमाना उद्देश्य होता। अब क्या है, पैसा कमाना उद्देश्य। तो गांधी जी के बात को इतना आसानी से कैसे समझ जाओ, गांधी जी बहुत दूरदर्शी पुरुष थे, महापुरुष हैं वो। ठीक है, अब चलिए मापने का तरीका, राष्ट्रीय आय, ये गरीबी कैसे मापा जाता है, सॉरी गरीबी कैसे मापा जाता है, कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति गरीब है या कोई देश गरीब है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई। ठीक है, यह प्रश्न इस बार भी पूछा गया था बीपीएससी में भी। तो बहुत सारे संस्था बनाए गए, समितियां बनाई गई, जो अपने रिपोर्ट के हिसाब से बताए कि गरीबी कितना प्रतिशत है और किस आधार पे बताई है, वो भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो सबसे पहला है कि गरीबी मापने का तरीका राष्ट्रीय आय से पता चल सकता है। पूरे देश का इनकम कितना है, पूरे देश का राष्ट्रीय आय कितना है, उससे अगर पूरे परिवार में तुम 5,000 कमा रहे हो और 5 सदस्य हो, तो हिस्सा कितने का आया, 1,000 का आया, ये तो पता चल जाएगा ना। तो पूरे देश का इनकम अगर मान के चलो 1.5 अरब है और आबादी भी 1.5 अरब है, तो 1-1 रुपया का हिस्सा हो, इससे पता चल जाएगा ना कि लोगों का रहन सहन कैसा होगा। तो देश के इनकम से भी पता चल सकता है कि गरीबी कितना है या नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय से पता चल सकता है। उसी में अगर हम जनसंख्या से भाग दे देते हैं, पूरे टोटल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे देते हैं, वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, उसके बाद प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पे भी आप गरीबी बता सकते हैं, कितना का खर्च कर रहा है। इनकम क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, कितना खर्च कर रहा है।
जीन्स खरीदता है तो किसका खरीद रहा है, किलर का खरीद रहा है कि जा करके कहीं से उठा लिया 200 में। उससे पता चल जाता है ना कि आपका इनकम क्या है, आप गरीब हैं कि अमीर हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ जो आप उपभोग करते हैं, खान पान में कितना खर्च कर रहे हैं, घर में दूध दही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उससे भी आपका गरीबी का आकलन हो जाता है। तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पे भी सबसे ज्यादा व्यवहारिक यही है कि प्रत्येक व्यक्ति कितना खर्च कर रहे हैं, इससे गरीबी का आकलन करना। प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पे जो गरीबी निकाला जाता है, यह सर्वाधिक सटीक है। ठीक है, आप कितना खर्च करते हैं। चलिए अब आते हैं उदाहरण के लिए, जैसे आप भोजन लेते हैं तो कई लोग जो है भोजन लेते हैं तो कई लोग जो है सूखी रोटी सब्जी खा करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, नमक प्याज लगा के भी खा लिए, अपना गरीब व्यक्ति है। लेकिन उनको चाहिए 2400 कैलोरी भोजन। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उनको कितना कैलोरी चाहिए, 2400 किलो कैलोरी चाहिए। ठीक है, किलो कैलोरी। अगर इतना नहीं ले रहे तब वो गरीब है। शहरी क्षेत्र में 2250 किलो कैलोरी अगर नहीं ले रहे तो वो गरीब है। अब कहिएगा शहरी क्षेत्र में क्यों, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आदमी फिजिकल वर्क कम करता है। गांव का लोग जो है उठता है, कुदाल खुरपी मेहनत करता है, गाय भैंस जो भी करता है उसको ज्यादा ताकत चाहिए। ऐसे भी कहा जाता है गांव के लोग ज्यादा खाते हैं। ठीक है, शहर के लोग क्या होता है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, पूरा दिन खाते हैं। बेचारा गांव के लोग को 2 टाइम मिलता है या 3 टाइम मिलता है खाना, तो उसी समय अपना जो है दबा के खा लेता है 10-20 गो रोटी। शहर का आदमी जो है 2-2 रोटी 1-1 रोटी करके खाएगा 13 बार। कभी कभी कहेगा अभी जो है नहीं नाश्ता का टाइम है, कभी डिनर का टाइम आएगा, कभी लंच, जो भी है अपना ब्रेकफास्ट लंच होते रहता है। नहीं तो उनका तो भर दिन का जो है अपना होते रहता है, बीच बीच में अपना नाश्ता पानी हो रहा है। लेकिन गरीब व्यक्ति जो है एक बार अपना दबा के खाया गया, भर दिन खटा, लेबर मजदूर का काम किया, फिर घर आएगा, फिर रात को खाएगा, तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको, क्योंकि वर्क भी तो ज्यादा कर रहा है। तो उसके लिए क्या निर्धारित किया गया कि 2400 किलो कैलोरी भोजन अगर उसको मिल रहा है, 2400 किलो कैलोरी भोजन के लिए आपको दाल भी जरूरत है, सलाद भी जरूरत है, दूध दही भी जरूरत है, बसा प्रोटीन घी सब जरूरत है, तब पूरेगा। जनरली बिहार के लोग को मैक्सिमम 1800 किलो कैलोरी भोजन मिलता है, एवरेज जो भी मीडियम फैमिली है 2400 किलो कैलोरी नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको भोजन में बहुत सारा आइटम चाहिए होगा। या तो दाल बनता है तो सब्जी नहीं, सब्जी बनता है तो दाल नहीं, आदत सी है। जिसके पास पैसा है वो भी नहीं खाना चाहता है, तो सबसे बड़ी बात है ये। ठीक है, तो 2400 किलो कैलोरी भोजन अगर नहीं मिला तब भी आप गरीब हैं, तो वो आपके खर्च के आधार पे पता चल जाता है। तो यह रिपोर्ट तेंदुलकर समिति ने दिया था। एक बार पूछा था परीक्षा में कि तेंदुलकर कमेटी क्या चीज से संबंधित है, सब मार के आ गया क्रिकेट से संबंधित। नहीं, तो क्रिकेट से जो संबंधित तेंदुलकर हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है, सचिन रमेश, और ये है सुरेश तेंदुलकर। ये गरीबी का आकलन किए थे। नाम टाइटल मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब वही आदमी है, तेंदुलकर मतलब क्रिकेटरे है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो तेंदुलकर से कभी गलती से भी मत सोचिएगा कि यह क्रिकेट से संबंधित है। पहले ही बता देते हैं यह किससे संबंधित है, गरीबी आकलन से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक हमने बहुत एग्जाम में यह प्रश्न को पूछते देखा है, और जानबूझ के यही पूछता है कि सब मारेगा क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, अब देखिए गरीबी निर्धनता की मात्रा को निर्धारण करने वाली संस्था कौन कौन सा है, जिसके माध्यम से आपका निर्धनता का मापन किया जाता है। सबसे पहला विश्व बैंक। विश्व बैंक क्या कहता है कि जो व्यक्ति प्रति व्यक्ति अगर वह $2.25 $1.75 से कम कमा रहा है वह गरीब है, निर्धन है। $1.5 मतलब क्या हुआ, 144 रुपया। यानी एक व्यक्ति अगर जो 144 रुपया, यानी एवरेज एक परिवार में कितना सदस्य होता है, 5 सदस्य, 5 से गुना कीजिए। जो व्यक्ति आज के डेट में 700 रुपया नहीं कमा रहा है इनकम, मतलब जो उसका परिवार, हमारे बिहार में क्या है कि एक कमाने वाला है 5 खाने वाला है। ये दिल्ली बंबई वाला नहीं बात बोल रहे हैं, वहां तो सभी जो बच्चा है वो भी
12 करता है, काम में लग जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि घर का एक मुखिया जो होते हैं वो कमाते, बाद बाकी उसको एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं। नहीं तो कहां से तरक्की करोगे? ठीक है, गरीबी क्यों नहीं रहेगी? इनकम ही कम है। अब गरीबी, अगर आप 700 रुपया कमा रहे तब भी तो गरीब हैं आप, क्योंकि विश्व बैंक क्या बोलता है, जो $1.75 प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, और एक परिवार में मिनिमम 5 सदस्य होता है, छोटा परिवार है तब। नहीं तो बड़ा परिवार में तो जान लो, एक वो देखते हम लोग की स्कूल के आसपास है तो 12-12, 15-15 है। ठीक है, तो उसका जोड़ लो इनकम, अगर 144 गुने 15 से कर लो, 12 से कर लो, तो 1500-1600 हो गया। अगर उससे कम कमा रहा है तो वो क्या होगा? गरीबी में ही रहेगा। तो गरीबी का पहला रीजन तो जनसंख्या भी है ना। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो गरीबी, इनकम नहीं है तो गरीबी होगा। तो $1.75 से कम कमाने वाला व्यक्ति, यानी प्रत्येक परिवार को अगर काउंट करें तो 700 से कम कमाने वाला व्यक्ति अभी वर्तमान में विश्व बैंक के हिसाब से क्या है? निर्धन है। ठीक है, विश्व बैंक के हिसाब से क्या है? निर्धन है, गरीब है वो। ठीक है, अब देखिए NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका गरीबी का आकलन करता है। ठीक है, ये क्या करता है देखिए, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देगा। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? नेशनल, हाँ, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर भी योजना आयोग एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कालांतर में भारत में निर्धनता का आकलन का प्रयास निरंतर होते रहे हैं। तो यह प्रश्न डायरेक्ट बीपीएससी में इस बार पूछा था कि बिहार में भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह निर्धारण किसके आधार पर करेगा? तो उपभोग जो होता है, उपभोग जो खर्च होता है वह उसके आधार पर, जो आप खर्च करते हैं कपड़ा पे, भोजन पे, दवाई पे, उसके आधार पे यहाँ पे निर्धनता निकाला जाता है। बहुत सारी समितियां अभी तक बनी है और यहां से निश्चित तौर पे आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन सी समितियां इनमें से जो है निर्धनता आकलन की नहीं है या है। जैसे योजना आयोग कार्य समूह, यह 1962 ईस्वी में एक रिपोर्ट दिया था और उसने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपया प्रति माह, 20 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति जो कमा रहा है, यानी उस समय 5 से गुना कीजिए 100 रुपया, तो जो व्यक्ति 100 रुपया मंथली पारिवारिक इनकम था वो गरीब नहीं था गांव के क्षेत्र में, और शहर में वही हो जाएगा 500 से 125 रुपया। ठीक है, तो 125 जो उस समय 1962 में कमा रहा था वो गरीब नहीं था। ठीक है, उसके बाद एक आए, दूसरा समिति बना VM दांडेकर एवं L रथ समिति। कई बार पूछेगा रथ समिति क्या चीज से संबंधित है? वो भी गरीबी से है, और उन्होंने कब रिपोर्ट दिया था? तो 1971 ईस्वी में। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, VM दांडेकर एवं रथ समिति क्या चीज से संबंधित है? गरीबी आकलन से संबंधित है। उसके बाद एक तीसरा समिति है, अलग समिति आया, यह भी गरीबी निर्धारण से ही संबंधित है। उसके बाद आपका लक्कर वाला समिति, यह टेस्ट में भी हमने एग्जाम में दिया था, लक्कर वाला समिति क्या चीज से संबंधित है? तो गरीबी से संबंधित है, और 1993 में इसने रिपोर्ट किया। क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर और शहरी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। अब कहने का अर्थ है इसका कि पहले क्या था कि एक ही मापक पूरे देश के लिए बना दिया जाता था कि इससे कम कमाया तो वो गरीब है, लेकिन इसने क्या कहा कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र का इनकम अलग है, ग्रामीण क्षेत्र का खर्चा अलग है, और शहरी क्षेत्र का खर्चा अलग है। जो उद्योग में काम करते हैं शहरों में रह करके उनको ज्यादा एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया कि जो गांव में रहते हैं, जो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, तो उसका जो मूल्य होता है खर्चे का कम होता है, तो इसलिए यहां पे उसको कम रखा गया। मतलब डाटा के रूप में अगर यहाँ पे शहरी वालों को 5,000 रखा गया तो इसको 4,000 रखा जाता था। क्यों? चूंकि गांव के लोग का खर्चा कम है, चूंकि उनको रूम रेंट देना नहीं है,
उनको साग सब्जी के लिए महंगे दाम पे खरीदना नहीं है। तो इनका जो है इनकम अलग बनाया गया और इनका अलग, ठीक है। तो ये जो है लक्करवाला समिति के द्वारा 1993 में कहा गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी निकालिए, कितना खर्च होता है उसके आधार पर। अब कोई व्यक्ति मुंबई में 10,000 कमा रहा है और 8,000 रूम रेंट दे रहा है, तब तो वो तो गरीब है ना। और वही जो गांव में 10,000 कमा रहा है वो तो 10,000 उसके जेब में जा रहा है, उसको ना रूम रेंट देना है ना कुछ, साग सब्जी भी बगल में खेत में हो ही रहा है। तो कहने का अर्थ है, तो यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया किसके, किस समिति के रिपोर्ट के द्वारा, तो लक्करवाला समिति 1993। खास करके यहां से यही पूछता है कि लक्करवाला समिति क्या चीज से संबंधित है, तो याद रखिएगा गरीबी आकलन से संबंधित है, ठीक है। अब आपका प्यारा तेंदुलकर समिति आ गया, ये भी बार बार पूछता है। तेंदुलकर समिति 2009 में आया और इसने बताया कि शहरी क्षेत्र में प्रति माह 1,000 रुपया जो व्यक्ति कमा रहा है, यानी प्रतिदिन 33 रुपया, यह जो है एक व्यक्ति का है। अगर पारिवारिक रूप से देखें तो 5 से गुना करेंगे, एवरेज परिवार 5 लोगों का होता है भारत में, ठीक है। तो 5,000 रुपया 2009 में, जो 5,000 से कम इनकम था शहरी क्षेत्र के लोगों का, वो गरीब थे, और 5,000 से प्लस वाले बीपीएल सूची में नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया, 5 से गुना कर लीजिए, लगभग 4,000 समथिंग जो भी होगा। उससे कम वाले गरीब थे, उससे ज्यादा वाले बीपीएल सूची में नहीं थे। और गरीबी रेखा से नीचे इन्होंने बताया, तेंदुलकर समिति ने रिपोर्ट दिया और उन्होंने बताया कि पूरे भारत में लगभग 21.9% लोग गरीब हैं, यानी 22% के आसपास क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है। तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया, पूरे भारत में 22% लोग गरीबी रेखा से यानी बीपीएल सूची में हैं। किस सूची में है, बीपीएल सूची में, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद एक समिति बैठा, फिर कब बने, ये 2009 में बना, अब ये 2014 में, 5 साल बाद बना। ये अब देखो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया और इसके बाद जो है रिपोर्ट आना बंद हो गया, क्योंकि सरकार किसकी आ गई, जनता पार्टी की। ना अब बेरोजगारी दर निकाला जाता है, ना अब आपका गरीबी आंकलन होता है। अगर सही से होगा तो पता चलेगा 60% गरीबी हो गया, ठीक है। क्योंकि भूखमरी सूचकांक में भी आपका जो है पोजीशन जो है पाकिस्तान के पीछे है, श्रीलंका से पीछे है। अब बताइए जो कि क्या स्थिति में जी रहा है, ठीक है। सी रंगराजन समिति 2014 के अनुसार यह रिपोर्ट आया, इसने शहरी क्षेत्र को बोला 1,400 रुपया, यानी 7,000 हो गया, 14,75, 7,000 रुपया से कम कमा रहा है शहरी क्षेत्र का परिवार का लोग, तो वो गरीब होगा। और ग्रामीण क्षेत्र 982, 5 से कर लीजिए, कुछ है कितना हो जाएगा, लगभग 1,000 माने 5,000 के अराउंड, 5,000 के आसपास कमा रहा है, तो वह जो है गरीबी रेखा के ऊपर है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये क्या बताया कि 29.5% लोग गरीब हैं। अब सरकार को पता नहीं, चूंकि तेंदुलकर ने बताया था कि 22% है और ये तो 30% पूरा दिया गरीबी, यानी सरकार गरीबी दूर करने के उपाय में लगा हुआ है, तो गरीबी बढ़ ही रहा है। तो सरकार को यह डाटा पे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन यह एक्चुअल डाटा था। अब वास्तविकता तो यह है इससे भी ज्यादा गरीबी, वास्तविकता यह है कि आपके देश में 30% से भी ज्यादा गरीबी है, ठीक है। तो सरकार मानने से इनकार कर दिया, कहा कोई भी जो है गरीबी का आकलन नहीं होगा, सब जो है यह विकसित देश में है, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, अब सब अमीर हो गया, बीजेपी की सरकार आई, ना ही अब कोई चीज महंगाई है, ना ही सिलेंडर का दाम महंगा है, सब कुछ सस्ता चल रहा है। जब 400-500 रहता था तो स्मृति ईरानी जो है मनमोहन सिंह को चूरी भेजती थी, अब काहे ना भेजती है नरेंद्र मोदी या वित्त मंत्री को, नहीं भेजेगी ना। तो मेन बात है कि अपनी सरकार आ गई, तो सबसे बड़ी बात है कि सब आदमी या जो भी नेता है सब अपने अपने लोभ में लगा हुआ, ठीक है। जनता अभी 1,200 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है, सोच रहे हो कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा है, ठीक है, महंगाई कितना, उस हिसाब से लोगों का इनकम नहीं, इनकम बढ़ा है, इनकम बढ़ा है, लेकिन किसका बढ़ा है, जो बिजनेसमैन है, जो व्यापार करते हैं उनका बढ़ा है, अडानी का बढ़ा है, अंबानी का बढ़ा है, वह जो है
पूरे टॉप 10 में आ गए, तो कहीं ना कहीं कैसे आ गए? अगर मान के चले देश का इनकम 100 रुपया है, तो कोई व्यक्ति 90 रुपया ले आया, कोई 10। अब मान के चले 90 रुपया वाला अगर पहुंचा है, तो ये 10 वाला जो है इसी का पैसा लेके पहुंचा है ना। अगर हमारे पूरे देश का इनकम 100 रुपया है और किसी का 10 रुपया है, किसी का 90 रुपया है, तो 10 वाला कम लेके, तो यानी जब विकसित लोग बढ़े हैं, यानी अमीर लोग बढ़े हैं, तो स्वाभाविक है कि गरीबी भी बढ़ी होगी। क्या अगर अमीर लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या लगता है तुमको गरीबी नहीं बढ़ा होगा? क्योंकि अमीर लोग कैसे बनता है, तो गरीबों का ही पैसा न उसके पास जाएगा, तो वो जो है पूरा विश्व में टॉप 10 में आ जाएगा। अभी देखिए क्या हुआ, सब लगा हुआ है। तो कहने का अर्थ है, यहां पे गरीबी को समझने के लिए आप लोग समझ गए, तो टोटल जो गरीबी बताई किसने? सी रंगराजन ने, वो बताया 30%। सरकार अब मानने के लिए तैयार नहीं है इस डाटा को, और उस दिन के बाद से गरीबी आंकलन अब नहीं होता है। तो यही सारी समितियों के बारे में पूछेगा। सबसे लास्ट में आपका सी रंगराजन समिति है, 2014 में यह रिपोर्ट दिया। कई बार यह प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा था पिछले बार कि सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कितनी प्रतिशत है। सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कितनी प्रतिशत है? तो लगभग 29.5 या 30% भी बोल सकते हैं। मतलब भारत के 100 लोग में 30 लोग क्या हैं? गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिहार का तो होगा कम से कम 80% लोग। ये पूरे देश की बात है। बिहार का डाटा इससे भी बहुत भयानक है। ठीक है, बिहार में 700 रुपया बहुत अच्छे अच्छे लोग का इनकम है। यानी कहने का अर्थ है कि 40% लोगों का इनकम जो है डेली 700 रुपया से प्लस होगा, नहीं तो सब 700 से कम में होगा। कोई 400, कोई 300, कोई 500 के अंदर रहता है। चलिए, अब कहोगे कि गरीबी के कारण क्या है, हम लोग इतना गरीब क्यों हैं? जो यूरोपियन कंट्री है वो इतना अमीर क्यों हो गया, जबकि हमसे कम संसाधन उनके पास है। ठंड पड़ता है तो सालों भर ठंड ही पड़ता है, ना सब्जी उपजता है, ना मिट्टी बंजर है, फिर भी वो इतना विकसित क्यों हो गए? ठीक है, तो उसके पीछे हमारा इतिहास भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो लोग जो विकसित हुए हम ही लोग का पैसा लेके गए ना। ब्रिटेन आया, 200 वर्ष तक शासन किया, अंग्रेज ऐसे ही थोड़े यहाँ से सब लूटपाट के ले गए। अमेरिका आज इतना विकसित कैसे हो गया? अमेरिका मैक्सिमम लोग ब्रिटेन के हैं, वहां का 60% आबादी अंग्रेज लोग हैं, जो कि ब्रिटेन से जाके अमेरिका में बसा। और ब्रिटेन ने पूरे भारत अफ्रीका सबका शोषण किया, यहाँ का सोना चांदी उठा उठा ले गए। ठीक है, खास करके बिहार बंगाल को कंगाल कर गए। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए यहीं से अंग्रेज लोग। तो इस क्षेत्र के गरीबी का ऐतिहासिक रीजन भी है, क्योंकि यहाँ पे किसानों का शुरुआत से ही अंग्रेजों ने शोषण किया। तो ऐतिहासिक कारण वही हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा जो है लगातार 200 वर्षों तक लगातार शोषण हुआ। और यही बात ना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने बताया कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत का पैसा ले गए। राष्ट्रीय आय जब हम पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स में, इससे पहले बताए थे ना दादा भाई नौरोजी ने 1868 में बताया था किस प्रकार से अंग्रेज भारत का पैसा ले जा रहे थे। ठीक है, तो गरीबी के पीछे आपका इतिहास जिम्मेदार है, अंग्रेजों के द्वारा जो आर्थिक शोषण हुआ वो जिम्मेदार है। फिर जमींदारी प्रथा आई, उसने किसानों की रीढ़ तोड़ दी, और मैक्सिमम जमीन क्या हो गया? जमींदारों के हाथ आ गई। यानी पूरे देश का 10% आबादी के पास जो है 90% जमीन है। 90% जमीन 10% लोगों के पास ही है, और उधर जो है 90% लोगों के पास 10% ही जमीन है। तो कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने क्या किया? जमींदारी प्रथा थी तो यहाँ पे शोषण किया, तो मैक्सिमम लोग क्या हो गए? गरीब हो गए। तो ये सब ऐतिहासिक रीजन हुआ। सामाजिक रीजन क्या है कि समाज आपका बटा रहा। समाज क्या रहा? बटा रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और मैक्सिमम आबादी थी शूद्रों की, लेकिन मैक्सिमम इनकम हो रहा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। तो शूद्र की स्थिति खराब रही, तो सामाजिक जो स्ट्रक्चर था वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। छोटा मोटा काम शूद्रों को दे दिया गया, अब उससे इनकम जनरेट ही नहीं हो। कितना भी आपके घर में अच्छा से कोई झाड़ू पोछा मार करके
एकदम चमका देगा। कितना रुपया दीजिएगा? 50 रुपया, 100 रुपया नहीं, उससे ज्यादा दीजिएगा, उसका क्या चलेगा? केवल भोजन चलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सामाजिक स्ट्रक्चर था आपके देश का, अभी भी है, ये गया नहीं है, कहीं नहीं गया है, ये आज भी मौजूद है आपके समाज में। ठीक है, आज भी यह जो वर्ग विभेद है वो भी सबसे बड़ा रीजन है गरीबी का, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। आर्थिक रीजन है, मनी बिगेट्स मनी होता है, पैसा रहेगा तब ना पैसा कमाइएगा। बहुत लोग जो है कंपटीशन नहीं पढ़ने जाएगा, उसको चूंकि पता है कि हमारे पिताजी के पास बहुत अथाह पैसा है, नहीं कुछ होगा एगो मॉल खोल देंगे, नहीं कुछ होगा एगो होटल खोल देंगे, 25-30 हजार तो ऐसे ही कमा लेंगे। क्या तो काहे ग्रुप डी का तैयारी करेगा? कभी देखे गुजरात का आदमी सिपाही बनते हुए? सिपाही में जाता है वो लोग। गोवा का आदमी कभी यूपीएससी की तैयारी करता है? आईपीएस का कभी नहीं देता है, परीक्षा फॉर्म नहीं भरता है वो लोग सरकारी नौकरी का। कहाँ का भरेगा? तो बिहार का, यूपी का। जिधर जाओगे रेलवे, यूपीएससी, सब में आपको बिहारी मिलेगा। उद्योग धंधा है ये नहीं, काम धंधा कुछ है नहीं। वहां अपना बियर बार खोल के बैठ गया वो गोवा का आदमी, ऐसे ही कमा रहा है 2-4 करोड़ का महीना। काहे लोग जाएगा नौकरी में 50,000 60,000 कमाने? कहीं हो जाएगा? तेगरे में जो देखो बड़ा बिजनेसमैन है उसका बेटा जाएगा ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए? कभी जाएगा? बताओ, जाता है? क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसका इनकम उससे ज्यादा है। क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और वह मनी फंसा के, पूंजी लगा करके वो बहुत ज्यादा कमा सकता है, वो नहीं जाएगा। तो गरीबी का पीछे क्या होता है? आर्थिक स्थिति। अगर आपको खेती भी करना, उसके लिए भी खाद चाहिए, बीज चाहिए, यूरिया पोटास दोगे, सिंचाई करोगे तब ना होगा रे अनाज। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे नहीं है, कर्जा लोगे तो फिर लोने ब्याजे देते देते रह जाओगे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति कारण सोच भी है। आपका सोच क्या है? बिहार में खास करके सरकारी नौकरी हो जाएगा ना तो एकदम 5 लाख तो रख लेना, 10 लाख क्या रे? हाँ, तो वही बात है ना कि लड़की वाला भी खोजने जाएगा तो सरकारी वाला चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो व्यक्तिगत सोच है ये बदलना होगा आपको। गरीबी का ये भी रीजन है। आप क्या करते हैं बिहार के खास करके युवा, 30 वर्ष तक अपना जो है मेन जो कुछ करने का एज है उसमें बैठ करके तैयारी करते हैं, एलसीएम एससीएफ निकालते हैं। नहीं, अब बाद में नौकरी नहीं हुआ तो छटपट, एज खत्म हो गया, बाप माँ पकड़ के शादी कर दिया, अब छटपटा रहे दिल्ली बम्बई में, जाइए खटने के लिए। अगर वही समझदारी रहे, व्यक्तिगत सोच सही रहे, अगर देखो हमारे समझ से 20 22 25 साल तक अगर सरकारी जॉब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ छोड़ दो, लग जाओ दूसरा काम धंधा में, जीवन अगर सार्थक बनाना है तब, नहीं तो सारा काम उलट पुलट हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत सोच भी आपका जिम्मेदार है गरीबी का। ठीक है, हर एक काम में पैसा, बशर्ते आप उसमें एक्सपर्ट बनिए। ठीक है, सरकारी नौकरी ही एक केवल नहीं है आपके लिए। नहीं हुआ अच्छी बात है, हो जाए तो और दर्दनाक है। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है आपके राज्य में। क्या होगा कि वोट के समय सरकारें या जो भी नेतागण क्या है 500-500 रुपया दे देगा आपको, और आप उस खुशी में कि कम से कम 500 रुपया तो दिया, ये आप वोट दे देते हैं। लेकिन ना ही वो युवा पे काम करेगा। अभी देखो कितने कॉलेज में प्रोफेसर की भर्ती होती है, कितने कॉलेज, कितने स्टूडेंट्स हो जो कि कॉलेज जाके क्लास किए हो, सिर्फ एडमिशन होता है, एग्जाम होता है, और आपको पैसा कितना मिलता है? फर्स्ट डिवीजन कीजिए 50,000 रुपया, 25,000 रुपया। एक स्टूडेंट को 50,000 रुपया सरकार दे सकती है, क्या वह प्रोफेसर रख के पढ़वा नहीं सकती है? आप सोच सकते हैं तो सरकार क्यों ऐसा करती है? क्यों स्टूडेंट को पैसा दे देती है लेकिन टीचर की बहाली नहीं करती है? क्योंकि पैसा देगी, अकाउंट में जाएगा, आप खुश होइएगा, उसको वोट दीजिएगा, लेकिन वो टीचर प्रोफेसर को रखेगा तो उससे आप उसको वोट नहीं दीजिएगा। तो राजनीतिक कारण भी है। सरकार किसान के खाता में 2,000 भेजती है दे, साल में 6,000 बोली कि जनधन, कौन योजना था? प्रधानमंत्री एक योजना था ना, क्या कृषि योजना के तहत मिलता है 6,000 रुपया में, है 500 का महीना मिलता है। अगर सरकार चाहती तो उसको बीज फ्री कर सकती थी, उसको बिजली फ्री कर सकती थी, सिंचाई के लिए जो है नलकूप लगा सकती थी, जिससे खेती अच्छा होता। वो क्या करती है? अकाउंट में भेज दो पैसा, क्योंकि जानती है कि अकाउंट में जो सीधा कैश जाएगा तो डायरेक्ट वोट पड़ेगा, और वो सुविधा देगी तो आप भी जो है उतना ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, तो सुविधा देने में ज्यादा खर्च है सरकार को,
और वोट भी नहीं बन रहा है, तो कोई भी तो राजनीतिक पार्टी तभी है जब उसको वोट मिलेगा, जीतेगा। तो ऐसा दिमाग लगाते कि ऐसा काम करो, विकास करो, हो नहीं हो सबके अकाउंट में पैसा दो, अपना ये विकास खुद करेगा। और यही आधार पे आपको क्या होता है कि यहाँ पे राजनीतिक जो हो जाता है, जो विकास का काम होना चाहिए, जो सिंचाई सुविधा होना चाहिए, जो बिजली किसानों को फ्री मिलना चाहिए, जो यूरिया फ्री मिलना चाहिए, फ्री के जगह पे पैसा दे के भी नहीं मिलता है, नहीं, तो कहीं ना कहीं परेशानी है। तो ये सब भी गरीबी का कारण है। उसके बाद आपके राज्य में खास करके बिहार में प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार है। प्राकृतिक रूप से क्या होता है, कभी बाढ़ आ गया, उत्तर बिहार में बाढ़, उधर आपका सुखाड़, कभी कुछ से कुछ बेमौसम वर्षा खूब हो जाएगा, समय से पहले मानसून आ जाएगा, या जब वर्षा पड़ना तब वर्षा नहीं होगा, ठंडा ऋतु में वर्षा। अब जब गेहूं पकने वाला आएगा, एक आध दिन देखो अभी मौसम कैसा कर रहा है, झारखंड में बारिश हो रहा है, इधरों एक आध दो दिन में होगा। अब इस मौसम में जब बारिश होगा तो वो क्या गेहूं को फायदा करेगा, नहीं करेगा ना। तो उससे क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। जब फसल खराब होगा तो गरीबी आएगी ना, जो आपका मेन धंधा है कृषि, वो भी चौपट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक कारण भी है, उसमें आप बोल सकते हैं बाढ़ है, जलवायु, कृषि जलवायु, क्योंकि हमने जो देखा है कि बेमौसम वर्षा होना, ज्यादा वर्षा होना, समय से पहले वर्षा होना, आपदा आ जाना, कुछ भी समस्या। उसके बाद यही सब है सामाजिक कारण में, आपको हमने बता ही दिया। सामाजिक संरचना, जो जाति विभेद है, ये भी गरीबी का कारण है। अग्री एवं पिछड़ी जनजातियों के बीच का बंटवारा, जाति के बीच का बंटवारा। उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारक है गरीबी का, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है कि जनसंख्या खूब बढ़ाएगा, चूंकि उसको पढ़ाना लिखाना तो है नहीं अपने बच्चे को, सबको जो है तो पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, उसको संसाधन बनाएगा नहीं, तो वो कभी डेवलप बनता नहीं है, गरीब ही रह जाता है, ठीक है। तो गरीबी से जनसंख्या और जनसंख्या से गरीबी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जनसंख्या ज्यादा होगा तो गरीबी बढ़ेगा, और गरीबी बढ़ेगा तो जनसंख्या भी ज्यादा बढ़ेगा, ये भी बात। गरीब लोग का मानसिकता क्या होता है, एगो दूगो रहेगा दिक्कत होगा, 5-6 रहेगा, 50 रुपया देगा तब तो हमारा जो है पेट भात चल जाएगा बुढ़ापा में, ये मानसिकता हो। आप जनरली देखिएगा जितना गरीब लोग होगा, जो गरीब राज्य है या गरीब लोग हैं, वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगा, और जितने पढ़े लिखे लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे, धनी मनी लोग होंगे, उनका जनसंख्या कम होता है। क्यों होता है, उस बात को समझते हैं। तो ये एक दूसरे का क्या है, पूरक है। जनसंख्या गरीबी को पैदा करता है, गरीबी जनसंख्या को पैदा कर देता है, ठीक है। तो जनसंख्या भी गरीबी का एक कारण है। आर्थिक कारण वही हो गया कि सही ढंग से भूमि सुधार अधिनियम लागू नहीं हुआ, भूमि का छोटा आकार है। आपके राज्य में क्या है, सीमांत किसान है, सबको 1 हेक्टेयर से कम में है, किसी को 10 कट्ठा, किसी को 15 कट्ठा, किसी को 4 कट्ठा, ऐसे करके खेत है। उसमें क्या खेती करेगा, सब्जी वो ठीक से नहीं उपजता है। तो ये दिक्कत वाली बात है, भूमि का क्या होना, छोटा आकार। परंपरागत कृषि, अभी भी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि बीज के लिए पैसा चाहिए, यूरिया के लिए पैसा चाहिए, सिंचाई के लिए पैसा चाहिए, और किसानों के पास पैसा है नहीं, तो परंपरागत कृषि करते हैं। अपने से बीज तैयार कर लेंगे, अपना ही बीज खेत में डाल देंगे, उससे उपज कम हो जाता है। किसानों की अशिक्षा, पढ़े लिखे किसान नहीं है, उसको तकनीक का पता नहीं है। जापान ऐसा देश, जमीन नहीं है, फिर भी वहां पे जो है लोग छत पे ही इतना सब्जी उपजा लेते हैं कि उनको जो है कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। जापान में जमीन पे खेती नहीं होती, सबके घरे में खेती होता है, नाव पे खेती होता है, नाव बना बना के उस पे। और हमारे यहाँ इतना भूमि उपजाऊ जमीन है, फिर भी हम जो है उसको खेती नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव। तकनीक जानते नहीं, खेती कैसे करना है पता ही नहीं है, कीटनाशक का प्रयोग करना है तो खूब जो है डेली कीटनाशक जाके छीट देंगे। अब कीटनाशक एक तो महंगा आता है, एक तो जो है वो जब छीटेंगे, जो खाएगा वो बीमार पड़ेगा, खुद भी खाएंगे खुद भी बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास इलाज में जाएंगे वो खर्च होगा, और उसके बाद कीटनाशक फ्री में थोड़ा ही आता है। तो कीटनाशक देना है महीना में एक बार, जानकारी नहीं है, सोचते जितना कीटनाशक देंगे उतना उपज होगा, डेली जाकर के सुबह शाम जाके स्प्रे मार देंगे, जानकारी के अभाव में। कितना कीटनाशक देना है, कितना खाद देना है, कितना कैसे उपजाना है, किस मौसम में कौन सा खेती करना है, इसकी जानकारी ढंग से है ही नहीं, तो अशिक्षा भी है। उसके बाद जो है विपणन का अभाव, सबसे बड़ा
आपके किसानों की समस्या विपणन का अभाव भी है, खरीदारी नहीं है। अभी देखो आलू कितना उपज गया, यही बड़ी बड़ी कंपनी रहती, चिप्स कंपनी वगैरह, बिहार में भी अगर आलू खरीदती तो अभी 3 रुपए 4 रुपए बेचने का नौबत ही नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट खेती होता, पहले से उसका फिक्स रहता, आप खेती कीजिए 10 रुपए आलू जितना भी होगा हम ले लेंगे। वो लोग पहले से फिक्स रहता, अनुबंध कृषि बोलते उसको, मतलब बीज डालने से पहले ही उसको पैसा भी दे देता है किसानों को। पंजाब हरियाणा में ऐसे ही होता है, जो आपका खेती होगा 10 रुपए आलू हम ले लेंगे, जो चिप्स उप्स बनता है आपका, ठीक है। और बिहार में क्या हुआ कि आप कोल्ड स्टोर में रखते हैं, फिर जब निकालते हैं फिर रेट गिर जाता है, सस्ता हो जाता है, तो आपको कोई खरीदारी नहीं मिलता है, तो आप मजबूर हो जाते हैं, या तो कोल्ड स्टोर में रखते हैं या फिर जो है औने पौने दाम पे निकालते हैं। अगर अभी आलू 3 रुपए केजी है तो क्या लगता है आपको किसान को उससे फायदा होगा? जितना उसने लागत दिया उतना भी निकलेगा मूल्य? नहीं निकलेगा ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि खरीदारी नहीं है। अगर वही सरकारी संस्था या कोई कंपनी रहती विपणन करने वाली, खरीदार करने वाली, तो वह बेच लेता उच्च दाम पे और उसको फायदा हो जाता। लेकिन यह समस्या है, उसके बाद ऋण भी नहीं मिलता, रियल किसान को ऋण ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार है। केसीसी उसी को मिलेगा जो जाके बैंक मैनेजर को कुछ चढ़ावा देगा, और गरीब किसान है बेचारा को उतना समझदारी नहीं, किसको दे नहीं दे उसको समझदारी होता नहीं है, तो उनको केसीसी लोन भी नहीं मिलता है। लोन किसको मिलता है? जो चापलूस या दलाल है, वो अपने नाम से निकाल लेता है दूसरे की जमीन पे, दूसरा अगर रसीद लेकर के निकाल लेगा पैसा और पचा देगा, देगा नहीं, सरकार को देगा नहीं। तो ये सब भी बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। समझ रहे हो ना गरीबी के पीछे क्या कारण है। उसके बाद जो है अवसंरचना का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई है, खेतों तक आपका सड़क नहीं है, जो होना चाहिए ना। आप जाइएगा पंजाब हरियाणा या विकसित राज्य में तो खेतों तक सड़क बना हुआ है, ठीक है, उसी तरीका से बना हुआ है कि हार्वेस्टिंग बड़ा बड़ा मशीन चला जाए। आपके यहाँ क्या होगा कि ट्रैक्टरों नहीं पहुंच पाता है, तो मजबूरन आपको बैलगाड़ी को, बैल को ले जाकर के अपना खेत, बहुत खेत क्या है, जैसे मान के चलो ये प्लॉट है पूरा और आपका खेत यहाँ है, ठीक है, और रास्ता यहां से गया और आपका खेत बीच में है, ये आपका खेत है पूरा, ये भी खेत है आपका बीच में, इधर रास्ता ही नहीं गया है, और ये मेन रास्ता है। अगर मान के चलो यहाँ रास्ता है, आपको यहाँ तक पहुंचना है, तो ये बगल वाला खेत जाने ही नहीं देगा, ना ट्रैक्टर जाने देगा ना कुछ देगा जाने, हमारा फसल क्षति हो जाएगा। उस केस में या तो आप खेती छोड़ दीजिएगा या बैल को ले जाइएगा पगडंडी पे, किसी तरीका से खेती हो जाए, या कोई व्यक्ति जाएगा आपका खेत को हाथ से कुदाल से करेगा, तो उसमें आपको खर्चा भी ज्यादा होगा, फसल भी खराब होगा। तो सबसे जरूरत है कि संरचना ही नहीं है, अब संरचना का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लघु उद्योग विकसित नहीं हुआ अभी तक, फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो जाना चाहिए वो भी नहीं है, कौशल शिक्षा का अभाव है, रोजगार विहीन विकास है। हम लोग बिहार का सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ 10.5-12% दिखाते हैं, लेकिन रोजगार है ये नहीं है, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार का 40% आबादी कुछ नहीं कर रहा है, ना पढ़ रहा है ना नौकरी कर रहा है, उभर दिन जो है इधर उधर करता है। बिहार का 40% युवा ना अभी वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है ना कोई काम कर रहा है, ठीक है। आज जो जितना यूट्यूबर है बिहार में कैसे फेमस हो जाता है, बैठ के सब यूट्यूब देखता है। कोई राज्य में यूट्यूब उतना नहीं चलता जितना बिहार में चलता है, तुरंत मिलियन बिलियन में आपका सब्सक्राइबर हो जाता है। कैसे? बेरोजगारी दर इतना है बिहार में, युवा सब, और सब मोबाइल ले लिया है, कुछ से कुछ देखता है, सरलो वीडियो वाला जो जिसको कुछ नहीं आता है वो भी जो है यहाँ पे फेमस हो गया है। तो वही सब रीजन है। चलिए ये सब हो गया, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण वही है। तो गरीबी एक महत्वपूर्ण समस्या है, और बिहार में गरीबी का कारण भी हमने, बीपीएससी हो गया तो बिहार से रिलेटेड डाटा बहुत बार पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे गरीबी ऐसे घटा है पूरे देश में भी, और बिहार में भी गरीबी जो है डाटा के अनुसार घटा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। बिहार में गरीबों की संख्या उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, गरीब लोगों की संख्या, ऐसे सबसे गरीब राज्य आपका बिहार ही है, लेकिन लोगों की संख्या में दूसरे स्थान पे है, क्योंकि यूपी भी आपका जो बगल का है वो भी गरीबी है, क्योंकि उसकी भी आबादी बहुत ज्यादा है, तो वहां भी ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादा लोग गरीब वहां के भी है। तो दूसरे स्थान पे आपका बिहार है लोगों के मामले में, लेकिन ओवरऑल इनकम के मामले में बिहार जो है सबसे पिछड़ा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे नीचे है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। 2016-17 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना था? मात्र
26,693 रुपया, बताओ। और जबकि भारत में था 82,269 प्रति व्यक्ति है। 5 से गुना कीजिए, 4 लाख हो जाएगा। 8 पचे 40, इसको 5 से गुना कीजिए। ये 1.25 लाख कमाता है बिहार का आदमी पारिवारिक रूप से, तो वही पूरे भारत का लोग 4 लाख प्लस कमाता है। और यहाँ 4 लाख तो जो विकसित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौकरी वाले हैं, मास्टर उस्टर है, वो कमाते हैं 4 लाख। यानी अन्य राज्य की तुलना में वो भी गरीबे हैं। यह राष्ट्रीय औसत का 1/3 है, यानी जो पूरे राष्ट्र के लोग जितना कमाते हैं उसका 1/3 बिहार के लोगों का इनकम है। ठीक है, 1/3, तीसरा भाग कमाते हो बिहार के लोग। 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ के हुआ है? 33,629 रुपया। ठीक है, मात्र 33,629 रुपया बिहार के लोग का इनकम है। लेकिन 2020-21 में तुम्हारा बढ़ करके कितना हो गया? 50,555 रुपया। अभी बिहार के लोगों का इनकम 50,555 रुपया, जबकि देश से बहुत पीछे है। अभी भी हम लोग देश से बहुत पीछे हैं। ठीक है, और सरकार भी इसके लिए बहुत प्रयासरत है। बहुत सारा जो योजना आती है, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना 2015 में, ये सब गरीबी दूर करने का उपाय है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत क्या है कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का है, 5 लाख का है ना, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का जो है बीमारी का इलाज होता है। ठीक है, बहुत सारा फिर ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जाता है। ठीक है, तो स्वरोजगार के लिए बहुत सारा सब्सिडी दिया जाता है किसानों को भी। तो वही सब इसमें है, नोट्स में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो है आपका हो चुका है, सरकार प्रयासरत है। जैसे मनरेगा कार्यक्रम है, 100 दिन का रोजगार गारंटी देती है गरीबी दूर करने के लिए, कि गरीब व्यक्ति है उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया हो। मनरेगा कार्यक्रम आप लोग सुनते होंगे, लेकिन सब पैसा जो है मुखिया जो होता है वही सब मार लेता है। आपको कुछ दे देता है क्योंकि आप भी काम नहीं किए, उसी में खुश हो जाते हैं। तो 100 दिन का रोजगार का ऐसे क्या है यहाँ पर। लेकिन सरकार देखो प्रयासरत है, ऐसी बात नहीं कि सरकार प्रयास नहीं करती है, लेकिन आदमी का ही, यहाँ के लोग का जो नेता है, चाहे जो जनता, वही नैतिक पतन हो चुका है। जनता काम नहीं करती, उसको आधा पैसा मिल जाता, वो भी खुश, मुखिया भी खुश। चलो 500 का मिला डेली के हिसाब से अगर, तो आधा तो कम से कम फ्री में मिल गया ना, 250 रुपया एक मजदूर का। वैसा वैसा 1000 मजदूर का काम हुआ तो लाखों करोड़ों में कमाई हो जाता है। 2009 में नरेगा का नाम 2 अक्टूबर को यह मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। मनरेगा कार्यक्रम के बारे में पूछता है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये मनरेगा। ये भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप। जॉब कार्ड भी दिया जाता है इसके तहत 5 साल के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को लिखित आवेदन देना पड़ता है उसके लिए। तो मनरेगा के बारे में ये सब लिखा हुआ है। बस मनरेगा का फुल फॉर्म पूछेगा आप लोगों से, और कब से लागू किया गया है, तो यह याद रखिएगा 7 सितंबर 2005। पहले इसका नाम नरेगा था, अब उसका नाम 2009 में बदल करके क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया। बस ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो गरीबी आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। गरीबी का हमने कारण भी बता दिया, और उसके उपाय जो सरकार कर रही है वो भी बता दिया। यहाँ पे हर एक स्तर पे आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।